Rahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 19 है हमारा। एक्सरसाइज हमारी कवर करेगा ये टॉपिक 1.4। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। ये आपके फाइनल एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में इसी टॉपिक का ही क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ही डिटेल से इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो आप सबसे पहले टाइटल पे ज़रा गौर कीजिए, कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को बोलते हैं जहां पर कोई ब्रेक ना हो, कोई चीज़ विदाउट ब्रेक हो, विदाउट एनी एज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बोलते हैं। तो यहां हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे किसी नंबर पे। ये जो नंबर होते हैं ये फंक्शन की इनपुट के तौर पे यूज होते हैं। तो यहां पर इस टाइटल का मकसद ये होगा, क्या कोई फंक्शन दिए हुए नंबर पे कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, हमने चेक करना होगा एनालिटिकली। हमने ये बताना होगा क्या उस फंक्शन में उस खास पॉइंट पे जिस पे ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कोई ब्रेक तो नहीं है, कोई एज तो नहीं बना हुआ। तो ये चीज आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखने लगा हूं, आप लोग जरा समझ लीजिए। अ फंक्शन f is said to be, a function f is said to be continuous। कोई भी फंक्शन किसी नंबर पे, a function f is said to be continuous at a number, कोई नंबर हमने डिफाइन करना है। at a number c, सपोज कर लिया कि वो नंबर c है। A function f is said to be continuous at a number c if and only if it satisfies, अगर ये satisfy करेगा, if and only if satisfies the three conditions, number 1, number 2 और number 3। कोई भी फंक्शन f जो है किसी नंबर पे कंटिन्यूस तब होगा, किसी नंबर c पे कंटिन्यूस तब होगा जब वो फॉलोइंग 3 कंडीशंस को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। ये कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं उसमें ये है कि f of c इज डिफाइंड। मैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। f of c इज डिफाइंड कि फंक्शन उस नंबर पे डिफाइंड होना चाहिए। क्या मतलब है डिफाइंड होने का? आपको याद होगा जब हमने डोमेन और रेंज का टॉपिक पढ़ा था तो कुछ फंक्शंस की डोमेन में कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते थे जो उसको अनडिफाइंड कर देते थे। मिसाल के तौर पर आपको एक फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू 1/x - 4 और आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें एट x इज इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी 4 पे पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, पहली शर्त को, क्योंकि ये फंक्शन तो 4 पे डिफाइंड ही नहीं है। अगर मैं x की जगह 4 पुट करूं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो जिस नंबर पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी का कहा जाए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है क्या वो फंक्शन डिफाइंड भी है उस नंबर पे या अनडिफाइंड हो रहा है। अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही बहुत दूर की है, बात ही नहीं बनती। तो पहली शर्त तो हमारे पास यही है कि फंक्शन जो है उस नंबर पे डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी शर्त ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट। दूसरी शर्त, ये वो शर्त है जो कल के लेक्चर में बात की थी, यानी लेक्चर नंबर 18 में हमने जो बात की थी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। तो ये वही चीज है, क्या जिस नंबर के ऊपर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी देखने जा रहे हैं, पहली शर्त को कंप्लीट होने के बाद दूसरी शर्त ये है कि क्या फंक्शन उस नंबर पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। रिकॉल करवा दूं मैं आपको कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की एक शर्त थी, वो ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c बार f of x बराबर होना चाहिए लिमिट
x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स के। क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए पहले लेक्चर नंबर 18 जिन बच्चों ने नहीं सुना, पहले वो लेक्चर नंबर 18 यानी कल वाला लेक्चर देखें, उसके बाद जो है वो इस लेक्चर पे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सॉरी। तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स दोनों का आंसर अगर सेम है, जाहिर सी बात है अगर ये डिफाइंड है तो इसका कोई ना कोई नंबर आंसर में आया हुआ होगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपको याद होगा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का एक फिक्स्ड आंसर था जो दोनों के बराबर था एल। तो अगर इन दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो वो हमारी कंटिन्यूटी की तीसरी शर्त बनती है कंटिन्यूटी की। तो अगर ये तीन शर्तें कोई भी फंक्शन किसी नंबर पे पूरी कर दे, हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट नंबर। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसके अंदर मैं ये तीनों शराइत आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करते हैं। तो चलते हैं किसी क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया है। जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन 1 की बजाय मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन हमेशा जो है वो अक्सर बल्कि देखा जाता है कि इन्हीं में से कोई सवाल आता है कंटिन्यूटी का। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट द गिवन नंबर। आपके सामने एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, आपको कंटिन्यूटी के लिए हमेशा पीस वाइज ही फंक्शन दिया जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन पीस वाइज नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी वैसे ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो आपके सामने एक फंक्शन दिया गया और c इज इक्वल टू 2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने का कहा गया है। कंटिन्यूटी की जो तीन शराइत हैं आपकी याद दहानी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी जो है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। लिख रहा हूं एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। नंबर 2 पे है हमारे पास के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दूसरे नंबर पे है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास कि एफ ऑफ सी और लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही होगी तो उन दोनों का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब मैं आपके सामने ये तीनों शराइत जो है इस क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखूंगा। सबसे पहली शर्त जो उसकी हेडिंग बना लें, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। यहाँ सी 2 है तो बेशक आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एफ ऑफ सी लिख दिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एफ ऑफ सी डिफाइंड है या नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 पुट करने पे फंक्शन की कोई वैल्यू अनडिफाइंड तो नहीं होती, तो सबसे पहले हमने वो चेक करना है। तो इसमें चूंकि फंक्शन पीस वाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही होती है कि आपने फंक्शन के कौन से पार्ट में कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अब चूंकि सी की डिफाइंड चेक करना है तो आपने फंक्शन का वो पार्ट चूज करना है जो 2 के लिए दिया गया हो। अब आप देखें कि ये जो पार्ट है 2 और उससे लेस वैल्यूज के लिए है। जहां कहीं लेस वैल्यूज के लिए x इज लेस देन 2 के लिए हमें यूज करना होगा वो भी हम यही पार्ट यूज करेंगे। जहां कहीं ग्रेटर देन के लिए यूज करना होगा वो हम ये पार्ट यूज करेंगे। लेस देन और इक्वल टू के लिए ये पार्ट हम यूज करेंगे। बाज फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें लेस देन के लिए अलग पार्ट होता है, ग्रेटर देन के लिए अलग पार्ट होता है और इक्वल टू के लिए अलग फंक्शन दिया होता है। तो उसमें तीनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी के लिए भी यही पार्ट यूज होगा, और लेस देन यानी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम लेस वैल्यूज वाला फंक्शन देखते हैं तो उसमें भी यही पार्ट यूज होगा। तो फंक्शन की डिफाइंडनेस चेक करने के लिए आप ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो एफ ऑफ 2 इसके अंदर पुट करके देखें, 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। सो एफ ऑफ 2 जो है 9 आया, विच इज डिफाइंड। ये डिफाइंड है क्योंकि ये कोई नंबर है, कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो पहली शर्त जो हमारी कंटिन्यूटी की थी, पहली शर्त तो पूरी हो गई कि एफ ऑफ सी जो है वो क्या है, डिफाइंड है। नंबर 2 पे चलते हैं जी। नंबर 2 पे हमारे पास था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस
ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बस यही दो ही स्टेप्स हैं, तीसरा स्टेप तो हमें बज़ाहिर नज़र भी आ जाएगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने LHL शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास होती है वो होती है लिमिट x अप्रोचेस टू c, इस वक्त क्या है, c है जी 2 बार f ऑफ x। तो इसमें क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार f ऑफ x का वो पार्ट आपने सेलेक्ट करना है जो कि 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में वो वैल्यूज़ पुट होती हैं जो उससे लेस होती हैं। तो ये देखें, ये पार्ट है जो x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए यूज़ हो रहा है। इक्वालिटी के लिए भी मैंने यही यूज़ किया और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये वो फंक्शन का पार्ट है जो 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो इसके अंदर क्या आएगा, 2x + 5। अब आप लिमिट पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 5, 2 2 = 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। ले जी, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 हमारे सामने आ गया है। ठीक है जी, तो आगे यहाँ पर मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा। राइट हैंड लिमिट को शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड लिमिट RHL। आप भी लिखना चाहें तो लिख दें, पूरा लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर हम एक प्लस डालते हैं, 2 + f ऑफ x। प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस जो है वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड लिमिट को। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, अब f ऑफ x का ये देखें, ये जो आपके सामने फंक्शन दिखे हुए दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब f ऑफ x का वो हिस्सा लें जो 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन का कौन सा पार्ट है, 4x + 1, 4x + 1। तो इसके अंदर फंक्शन की लिमिट पुट करें, 4 × 2। पुट यहाँ भी 2 करना था, यहाँ भी 2 करना था, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, नंबर 2 ही पुट होता है। बाज़ बच्चे गलती से -2 पुट कर देते हैं जिनको समझ नहीं आती। 4 2 = 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर है और 9 है, और ये f ऑफ c का आंसर भी 9 है। तीसरी शर्त तो देखते ही नजर आ जाती है हमें कि वाकई इन दोनों का आंसर 9 है, लेकिन हमने ये मेंशन करना होता है क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि ये सारी बातों को। सबसे पहले मैं प्रॉपर वे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखें इसी तरह ही आप सॉल्व करेंगे। अब आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट विच इज इक्वल टू 9। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या है, 9 है। दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हुई कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। अब तीसरी शर्त की आप हेडिंग बना लें, तीसरी नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो f ऑफ c, यानी चलें c की जगह वैल्यू पुट करें, f ऑफ 2 जो है वो बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। क्या ये बराबर है, तो इसका आंसर 9 है, देख सकते हैं आप, वो देखें ये 9 निकाला हुआ है। और लिमिट का आंसर ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही थी और उसका आंसर भी क्या था, 9 था। तो तीसरी शर्त भी पूरी हुई कि इन दोनों का आंसर जो है वो बराबर है। फाइनली कंक्लूजन लिखना मत भूला करें, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ देते हैं तो मैं तो उनका 1 या 2 मार्क्स काट देता हूँ, तो यहाँ पर मत छोड़िएगा, एंड में लिखिएगा सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 2। फाइनली कंक्लूजन जरूर देना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो असल में ये बनता है, ये तो सारी वर्किंग है आपकी, तो फाइनल जवाब ये बनता है कि वाकई f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह हमने इस फंक्शन को कंटिन्यूटी की चेक की, हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और सवाल सॉल्व करता हूँ ताकि ये मज़ीद आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला पार्ट मैंने चूज़ किया, जिसके अंदर आप देखें एक पीस वाइज फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन, और वन पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। तो ये 3 कंडीशंस मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा। अगर कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था, कि सबसे पहली जो शर्त है उसको मैं लिखूंगा, यानी एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी डिफाइंड होता है या नहीं होता, एफ ऑफ सी डिफाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन को एफ ऑफ वन पुट करेंगे, लेकिन कौन से पार्ट में। यहाँ तो बड़ा ही आसान कर दिया उसने हमारे लिए कि इक्वालिटी के लिए फंक्शन अलग कर दिया, लेस देन के लिए अलग कर दिया, ग्रेटर देन के लिए अलग कर दिया। तो डिफाइंड तो इक्वालिटी वाले में चेक होगी, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 पुट करने पे आंसर 4 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन का ये कांस्टेंट पार्ट है। 1 पुट करने पे कुछ भी पुट करें आंसर 4 फिक्स्ड रहेगा। फिर 4 एक रियल नंबर है, तो आप कहेंगे विच इज डिफाइंड, के डिफाइंड नंबर है एक। ठीक है जी, पहली शर्त हमारी क्या हुई, पूरी हो गई। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि फंक्शन डिफाइंड होता है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन ये तीसरी शर्त पूरी नहीं होती, यानी इसका आंसर कुछ और होता है, उसका आंसर कुछ और होता है। पता नहीं कोई एग्जांपल या क्वेश्चन सामने आ गया तो आपको बात समझ आ जाएगी। सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब हम लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर एक बार डालेंगे, f ऑफ x। तो ये क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार। अब f ऑफ x का कौन सा पार्ट लें जो 1 से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो 1 से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए तो ये पार्ट डिफाइंड है, यानी 3x माइनस 1। तो अंदर पुट कर दें आप 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 2 नज़र आ रहा है। इस 2 को देख के एक अंदाज़ा तो हो गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती भी है तो आंसर तो उसका 2 रहेगा, जबकि इसका आंसर 4 है। बहरहाल हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अब मैं चलता हूँ जी राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट की तरफ जो है वो मैं मूव करता हूँ। RHL फॉर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस डालेंगे f ऑफ x। ठीक है जी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब आप देखें कि f ऑफ x का कौन सा पार्ट जो है वो इसमें सिलेक्ट करना चाहिए। f ऑफ x का कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैलकुलेट करते वक्त बताया था कि राइट हैंड लिमिट में वो पार्ट यूज़ करते हैं जो उससे ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड हो, दैट इज़ 2x। तो यहाँ पुट कर दें 2 इंटू 1, आंसर इज 2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर आया, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट एंड विच इज इक्वल टू, उसका आंसर जो है वो 2 आया है। 2 बातें तो कंफर्म ठीक हो गई, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए तीनों बातों का कंफर्म होना ज़रूरी है। तो अब आपको बज़ाहिर तो नज़र आ गया, ऑरली तो आपको पता लग गया फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन आप उसको मेंशन कैसे करेंगे, आप प्रॉपरली तीसरा स्टेप लिखेंगे कि f ऑफ c इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, या 1 लिख दें f ऑफ 1, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, f ऑफ x के बराबर नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 4 है, जो कि बराबर नहीं हो सकता 2 के। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आप लिखेंगे, सो f ऑफ x इज नॉट या डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस का ऑपोजिट क्या होता है, डिसकंटिन्यूस एट
x इज इक्वल टू 1। क्या मतलब होगा इस बात का? इस बात का मतलब ये होगा ग्राफिकली कि 1 पे, उस फंक्शन में 1 नंबर पे या तो कोई गैप होगा। मैं ग्राफिकली भी समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। ये देखें, सपोज ये फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है, तो 1 नंबर पे उस पे या तो यहां पर कोई गैप आएगा, क्योंकि ये पीसवाइज फंक्शन है, कोई इस तरह ग्राफ हो सकता है कि उसके बाद फंक्शन में दरमियान में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइंड है, 1 पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर उसके बाद अगले नंबर पे किसी नंबर पे चलें, ये उसके बाद किसी नंबर 2 पे उसकी वैल्यू हो सकती है, तो दरमियान में गैप है। एक तो गैप डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा अगर शार्प एज बन जाए, इस तरह कोई शार्प एज बनेगा तो इसको भी हम डिसकंटिन्यूटी के अंदर कंसीडर करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। डिसकंटिन्यूटी के एक दो और भी सवाल मौजूद हैं जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मजीद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नेक्स्ट लेक्चर से लेकर शुरू करूंगा। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात समझ नहीं आती मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझसे व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो होता है, तो वहां भी आप बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।